हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे हार्ट के बंडल ब्रांच ब्लॉक्स के बारे में। हमने ऑलरेडी कंडक्शन ब्लॉक्स के बारे में एक वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज स्पेसिफिकली सिर्फ बंडल ब्रांच ब्लॉक्स पर बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा और काफ़ी हमारे पेशेंट्स जिनको ईसीजी में आरबीबीबी या एलबी मॉर्फोलॉजी रिपोर्ट कर दिया जाता है, उसकी सिग्निफिकेंस उनको नहीं समझ में आती है। वो हमसे बार बार पूछते हैं कि इसके बारे में क्या करना है, क्या है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या उनकी लाइफ नॉर्मल हो सकती है या नहीं। इन सारे सवालों का आज जवाब देंगे। ये वीडियो डेडिकेटेड है हमारे एक रिसेंट सब्सक्राइबर पर जिन्होंने काफ़ी बार अपने टॉपिक के बारे में या अपनी बीमारी के बारे में हमें कमेंट किया। तो हम डेफिनेटली आज का वीडियो उनके लिए ही डेडिकेट कर रहे हैं। उनके जितने सवाल हैं अपनी बीमारी से रिलेटेड, उनको सबको हम आंसर आज वीडियो में के माध्यम से करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों को बीमारी नहीं भी है वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, एंड तक देखें, क्योंकि काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और कई बार किसी बीमारी से रिलेटेड भी सडनली ये चेंजेस अपीयर हो सकते हैं आपके ईसीजी में। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ये हमारा टॉपिक का इंटेंशन है। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश में भी कंटेंट अवेलेबल है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे नए चैनल डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश पर हम ये सारे चैनल या वीडियोज़ को इंग्लिश में भी अपलोड करेंगे। आते हैं आज का टॉपिक पर। बंडल ब्रांच ब्लॉक क्या होता है? बंडल ब्रांच बेसिकली होता क्या है? बेसिकली जब साइनस नोड से करंट आता है, हार्ट, जैसा कि हमने काफ़ी वीडियोस में बात की, हार्ट जो है करंट से चलता है और हार्ट का करंट जो है साइनस नोड से आता है। साइनस नोड से एट्रिया को में डिस्ट्रीब्यूट होता है और वहाँ से एवी बंडल पर जाता है। एवी बंडल से नीचे पुरकिंजे फाइबर्स में जाता है और वहाँ से नीचे वेंट्रिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब ये पुरकिंजे फाइबर से नीचे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये राइट साइड और लेफ्ट साइड के चेंबर्स में डिवाइड होता है। करंट के 3 फैसिकल्स बनते हैं, लेफ्ट साइड के 2 फैसिकल्स और राइट साइड का 1 फैसिकल। राइट बंडल ब्रांच जो है वो राइट साइड का फैसिकल है और लेफ्ट एंटीरियर फैसिकल और लेफ्ट पोस्टीरियर फैसिकल, ये लेफ्ट साइड के 2 फैसिकल्स हैं। ये 3 चैनल्स के माध्यम से करंट कंडक्ट होता है और जो हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इनमें से कोई भी एक फैसिकल अगर डैमेज हो जाए या ख़राब हो जाए तो उसमें बंडल ब्रांच ब्लॉक के चेंजेस आने लगते हैं। जैसे अगर राइट बंडल ब्रांच अगर नहीं काम कर रहा है या अच्छा कंडक्ट नहीं कर रहा है या स्लो कर रहा है कंडक्शन, तो उसे राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। अगर लेफ्ट एंटीरियर फैसिकल या पोस्टीरियर फैसिकल काम नहीं कर रहा है तो उसमें लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक और या लेफ्ट पोस्टीरियर हेमी ब्लॉक, इस तरह के मैनिफेस्टेशन आते हैं। और अगर लेफ्ट साइड के दोनों फैसिकल्स नहीं काम कर रहे तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, यानी लेफ्ट साइड के दोनों बंडल ही काम नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर 3 में से 1 बंडल खराब होता है तो वो कम डेंजरस है, 2 बंडल खराब होते हैं तो ज़्यादा डेंजरस है। लेफ्ट साइड का हार्ट, क्योंकि हार्ट का ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया होता है, उसकी फेलियर से ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, ज़्यादा तकलीफ होती है, उसको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, तो इसलिए लेफ्ट साइड के फैसिकल्स का डैमेज होना ज़्यादा डेंजरस है। राइट साइड के फैसिकल्स का डैमेज होना कंपेरेटिवली कम डेंजरस है। जीरो डेंजरस ऐसा नहीं कहूँगा, पर कम डेंजरस है। तो बेसिकली राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के कंपैरिजन में लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक ज़्यादा डेंजरस होता है। वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट हार्ट के पंप फंक्शन अफेक्टेड हो ऐसा शो करता है। हालांकि अगर सिर्फ बंडल ब्रांच ब्लॉक खराब हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति का हार्ट फेलियर हो, खासकर राइट बंडल ब्रांच में। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी जो है, खासकर अगर पार्शियल हो तो वो बहुत कॉमनली नॉर्मल हार्ट में भी मिल जाता है, तो इसीलिए इसके लिए उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट वाले में साथ में को एग्जिस्टिंग एलवी डिस्फंक्शन होने का चांस ज़्यादा है, कंपलसरी नहीं है। ज़्यादातर जिन लोगों के भी लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी होता है उनका पंप फंक्शन, क्योंकि इंटरवेंट्रुलर सेप्टम के सेगमेंट्स अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, तो पंप फंक्शन 10 to 15% डिटोरिएट हो जाना कॉमन बात है। इसीलिए लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी ज़्यादा डेंजरस होती है। पर ओवरऑल ये ऐसा नहीं है कि ये अगर है तो मतलब हार्ट फेल हो ही गया और आदमी के मरने का चांस बढ़ ही गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसको कोरिलेट करके देखने की ज़रूरत है कि वो मॉर्फोलॉजी किस कारणवश आ रही है। यानी कि कई बार क्या होता है, जन्म से हार्ट की कुछ विकृतियाँ होती है, हार्ट में कोई छेद होता है, कंडक्शन अबनॉर्मलिटीज उस वजह से भी आ सकती है, कभी वायरल इन्फेक्शन की वजह से आ सकती है, कभी हार्ट अटैक की वजह से आ सकती है, कभी हार्ट में चेम्बर्स डायलेटेड हो गए, हार्ट फेलियर हो गया, उस वजह से भी आ सकती है, दवाइयों की वजह से भी आ सकती है। रैपिड कंडक्शन अगर कोई कारण
से हो तो भी आ सकती है। तो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी हो गई आपके ईसीजी में तो मतलब ये हार्ट फेलियर का ही इंडिकेशन है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जिसका बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी है सबका हार्ट फेल हो जाएगा और सबको मरना ही होगा, ऐसा ज़रूरी कुछ नहीं है। ज़्यादातर इस तरह के केसेस में किस कारण से बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी हुआ है और हार्ट का पंप फंक्शन कितना है उसके साथ कोरिलेट करके देखना पड़ता है, और उसके हिसाब से मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी चेंज होता है। वीक हार्ट हो या फेलियर में हार्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा साथ में एसोसिएटेड हो ज़रूर सकता है पर कंपलसरी नहीं है। इसलिए ये मान के चलना बिल्कुल गलत है कि अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी है तो हार्ट फेलियर हो ही गया और पेशेंट की हार्ट फेल हो गई उसको मरना पड़ेगा, वैसा नहीं है। तो इसकी बात को बार बार कह रहा हूँ क्योंकि हमारे काफ़ी पेशेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी बोला है अब क्या करना है, इसकी कोई सर्जरी तो नहीं आती है और क्या करें तो हम बच जाएंगे। ऐसा बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कितना पंप फंक्शन है वो डिटरमाइन करेगा कि आपको मृत्यु दर कितना होगा, और ऑब्वियसली पंप फंक्शन अपने आप में ये बड़ा फैक्टर है। अगर पंप फंक्शन है तो हार्ट फेलियर का कन्वेंशनल मेडिसिन आपको लेना है, वो ही डिसाइड करेगा कि आपका मृत्यु दर कितना है। तो बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी से कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ता है, उसकी वजह से मृत्यु दर डिसाइड होता है ऐसा यूजली नहीं है। हाँ, थोड़ा अफेक्ट ज़रूर करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपका बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी है तो मृत्यु दर को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा, कर सकता है, लेकिन किस सिनेरियो में वो मिल रहा है उसके साथ ज़्यादा डिपेंड करता है। ज़्यादातर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी ज़्यादा डेंजरस है राइट के कंपैरिजन में। लेफ्ट वाले में ज़्यादा सिग्निफिकेंट हार्ट डैमेज का इंडिकेटर होता है एज़ कम्पेयर टू राइट वाला, लेकिन ये भी कोई श्योर शॉर्ट परफेक्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा, हर केस में वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक के पेशेंट्स में अगर मेन नली का हार्ट अटैक हो तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी भी आ सकती है और उसमें भी मृत्यु दर कई गुना ज़्यादा होता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी है तो उसके बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि कितना मृत्यु दर है। बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर आपका पंप फंक्शन ही होगा जो डिसाइड करेगा कि आपका मृत्यु दर कितना है। अगर वो एलबी मॉर्फोलॉजी आरबी मॉर्फोलॉजी में हार्ट का पंप फंक्शन 20% है तो मृत्यु दर कई गुना ज़्यादा होगा, और अगर 50% है तो मृत्यु दर बहुत कम होगा। यानी डिसाइडिंग फैक्टर पंप फंक्शन है, डिसाइडिंग फैक्टर बंडल ब्रांच ब्लॉक नहीं है। बंडल ब्रांच ब्लॉक के लिए कोई सर्जरी वगैरह नहीं आती है। ज़्यादातर केस में अगर कंडीशन डिटोरिएट होती है तो पेसमेकर वगैरह ही लगता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको पंप फंक्शन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू आपका बंडल ब्रांच ब्लॉक अगर आइसोलेटेड है। हाँ, इसको ठीक करने के लिए बहुत कोई ट्रीटमेंट डायरेक्टली नहीं आता है। इसमें ऐसी कोई दवाई नहीं आती है कि अगर आपका बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी है तो मैंने टैबलेट दी और वो ठीक हो जाएगा, या कंडक्शन इंप्रूव हो जाएगा, या डैमेज हुआ फैसिकल ठीक हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांजिएंट बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी आ सकती है, यानी कि किसी को कुछ दिन के में हार्ट अटैक की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, टॉक्सिन की वजह से, कुछ दवाइयों की वजह से बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी थोड़े दिन के लिए आ गई और या थोड़ी देर के लिए आ गई और फिर अपने आप ठीक हो गया, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए ये चीज़ें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका ईसीजी में पहले नहीं था और अभी आ गया तो वो लाइफ टाइम रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, ऐसा काफ़ी केसेस में होता है कि अगर बंडल ब्रांच आपका डैमेज हो गया है और वो रिकवर परमानेंटली डैमेज हो गया, रिकवर ना हो, ऐसा हो सकता है, पर ऐसा 100% रूल है और ऐसा ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई केसेस में रिवर्ट भी हो जाता है। दवाइयों का ज़्यादा रोल नहीं है। मेनली हार्ट फेलियर के जो डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स हैं या हार्ट फेलियर के पंप फंक्शन इंप्रूवमेंट करने के जो एजेंट्स हैं, ज़्यादातर उनका ही रोल है कि वो पंप फंक्शन को जैसे जैसे सुधारेंगे वैसे वैसे कंडक्शन सिस्टम भी थोड़ा थोड़ा सुधरेगा। उसको अलग से ठीक करने की या करंट के प्रवाह को बढ़ाने की या करंट के फैसिकल्स को ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं आती है। कभी कभार कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो तो एंटीवायरल वगैरह आप दे सकते हैं। हार्ट अटैक की वजह से हो तो हार्ट की नली को खोल सकते हैं। करंट कंडक्शन सिस्टम अगर फेल हो गया तो पेसमेकर कर सकते हैं, पर आइसोलेटेड उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए मेडिसिन खास नहीं आती है। अगर रूटीन ईसीजी में ये डिटेक्ट होता है तो इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, पर साथ में आपको इको करके उसको कोरिलेट करने की ज़रूरत है कि पंप फंक्शन कितना है और किस कारण से ये बंडल ब्रांच ब्लॉक हुआ। साथ में आप ट्रेडमिल करके भी देख सकते हैं कि व्यक्ति की एफर्ट टॉलरेंस कितनी है, साथ में कोई हार्ट का ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई हार्ट अटैक तो नहीं है, हार्ट की नली का ब्लॉकेज तो नहीं है। ये सब चीज़ों के देखने के लिए और हार्ट की पंप फंक्शन क्या कितनी है, स्टैमिना कितनी है, आप ट्रेडमिल टेस्ट और इको के साथ में उसको कोरिलेट करें तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। आप पेशेंट को ज़्यादा अच्छा मेडिसिन से मैनेज कर पाओगे, ज़्यादा अच्छा प्रोग्नोस्टिकेट कर पाओगे। नेक्स्ट है हार्ट अटैक के साथ अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक हो तो हार्ट अटैक के साथ ये दोनों, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, दोनों ही अपने आप में ज़्यादा डेंजरस है। दोनों में ही मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है। अगर हार्ट अटैक के साथ अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक हो तो मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है, चाहे वो कंप्लीट आरबीबी हो या कंप्लीट एलबीबी हो। अगर वो मेन नली के हार्ट अटैक के साथ एसोसिएटेड है तो मृत्यु दर बढ़ जाएगा, पर इसमें भी डिसाइडिंग फैक्टर
पम्प फंक्शन ही होता है। ऑब्वियसली ये माना जाता है कि अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी हो गया तो कंडक्शन सिस्टम इतना बड़ा ज़्यादा इफेक्ट हो गया है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पेशेंट को साथ में बड़ा हार्ट अटैक आया है, इसलिए डैमेज हुआ है। तो मेनली वो हार्ट अटैक ने कितना टिश्यू डैमेज किया है इस पर ही मृत्यु दर डिसाइड होगा। कंडक्शन ब्लॉक अपने आप में मृत्यु दर को थोड़ा इफेक्ट कर सकता है, लेकिन उसकी वजह से आदमी मर जाएगा ऐसा यूजली नहीं होता है। हार्ट अटैक की वजह से कंडक्शन सिस्टम इसीलिए इफेक्ट होता है क्योंकि हार्ट अटैक में ये जो करंट कंडक्टिंग वायर्स होते हैं इनको भी सप्लाई करने के लिए नलियाँ ही लगती है, इनको भी चैनल से ही ब्लड सप्लाई किया जाता है। अगर वो ब्लड सप्लाई करने वाले चैनल्स मर जाए तो ये वायर्स भी डैमेज हो जाते हैं। ये कोई इलेक्ट्रिकल के वायर्स नहीं होते, ये हार्ट के सेल्स से बने हुए ही वायर होते हैं। इनको भी ग्लूकोज लगता है, इनको भी ऑक्सीजन लगता है काम करने के लिए। अगर ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा तो ये भी खराब हो जाएंगे। इसीलिए हार्ट अटैक की वजह से बंडल ब्रांच ब्लॉक डैमेज हो सकता है और हार्ट अटैक में बंडल ब्रांच सडनली अफेक्टेड हो सकता है, जो कि बाद में अपने आप ठीक भी हो सकता है। आप एंजियोप्लास्टी करो तो काफ़ी सारे केसेस में ये बंडल ब्रांच ब्लॉक जो हो गया है वो अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कितना डैमेज हुआ है फेसिकल को उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है रेट रिलेटेड बंडल ब्रांच ब्लॉक। कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रेडमिल पर दौड़ाने के वक्त व्यक्ति को बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी ईसीजी इको में आने लगती है। अब ये ट्रेडमिल में अगर किसी को बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी आ रही है तो उसका मतलब है कि व्यक्ति की एक्सरसाइज करने के दौरान जब रेट बढ़ गया है तो उसकी वजह से कंडक्शन अबनॉर्मलिटी क्रिएट हो रही है और उसकी वजह से उसको ईसीजी में वो चेंजेस आ रहे हैं। यूजली बेसलाइन पे व्यक्ति का ईसीजी को नॉर्मल होता है, लेकिन एक्सरसाइज करने के दौरान उनका ईसीजी खराब होता है और एक्सरसाइज करने के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। इसको रेट रिलेटेड बंडल ब्रांच ब्लॉक बोलते हैं। इसमें इतना ज़्यादा प्रोग्नोसिस को ये इफेक्ट नहीं करता, इसमें मृत्यु दर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। अगर ट्रेडमिल पे ऐसा दिख रहा है तो वैसे व्यक्ति को आप सीरियसली इको और टीएमटी करके हर 2-3 साल में फॉलोअप करते रहते हैं। कभी फ्यूचर में इनको पेसमेकर की ज़रूरत पड़ सकती है। इनको कोई खास मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अगर साथ में पंप फंक्शन डैमेज है तो हार्ट फेलियर की कन्वेंशनल जो 4-5 मेडिसिन हमने ऑलरेडी बात की है वो सारी मेडिसिन आपको इनको देना है। पर आइसोलेटेड अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं, खासकर अगर वो इंसिडेंटली ट्रेडमिल के दौरान डायग्नोज हो रहा है तो। नेक्स्ट बात करेंगे, कभी कभी जन्म से भी ये हो सकता है। कई बार जन्मजात कंजेनाइटल हार्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी आ सकती है। इसमें भी ये मृत्यु दर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। हाँ, अगर फ्यूचर में कोई व्यक्ति को एक साइड का फेसिकल ऑलरेडी डैमेज है और हार्ट अटैक आ गया, एक साइड का फेसिकल डैमेज और वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो वैसे लोगों में मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाएगा। पर अपने आप में अगर कोई दूसरा अटैक नहीं होता हार्ट पर या दूसरा कोई इंसल्ट नहीं होता हार्ट के कंडक्शन टिश्यू पर तो उतना मृत्यु दर नहीं बढ़ता। जन्मजात अगर कंजेनाइटल बंडल ब्रांच ब्लॉक है लेफ्ट या राइट तो मृत्यु दर को उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, पर हाँ साथ में अगर हार्ट फंक्शन खराब हो तो डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। अगेन इसमें अफेक्टिंग फैक्टर पंप फंक्शन है रादर दैन बंडल ब्रांच ब्लॉक, उसका थोड़ा सा रोल है, बहुत ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है वायरल इन्फेक्शन के प्रेजेंस में। वायरल इन्फेक्शन के प्रेजेंस में हार्ट के करंट कंडक्शन सिस्टम बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो जाता है। कई बार गति कम होना, ज़्यादा होना, ब्लॉक्स होना, हार्ट गति बंद हो जाना, हार्ट अरेस्ट में जाना, ये सब कुछ वायरल इन्फेक्शन में हो सकता है, जो कि काफ़ी केसेस में वायरल इन्फेक्शन जाने के बाद ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए वायरल इन्फेक्शन रिलेटेड भी अगर कंडक्शन ब्लॉक डेवलप हो रहा है तो वो ट्रांजिएंट भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। कितना पंप फंक्शन को वायरस ने डैमेज किया उस पर से डिसाइड होगा कि मृत्यु दर कितना है। ज़्यादातर ऐसे लोगों को प्रोफाइलैक्टिक पेसमेकर लगाने का भी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कभी कभी किसी केस में इंटरमिटेंट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है कि आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। एक ईसीजी में किया तो बंडल ब्रांच ब्लॉक आ रहा है, फिर थोड़े दिन में फिर नॉर्मल आ जा रहा है, फिर 3 महीने के बाद 6 महीने बाद ईसीजी किया फिर बंडल ब्रांच ब्लॉक आ रहा है। तो ऐसे केस को इंटरमिटेंट बंडल ब्रांच ब्लॉक बोलते हैं। इसमें भी कोई मेडिसिन का ज़्यादा रोल नहीं है, वेट एंड वॉच ही करते हैं। जब कंडीशन डिटोरिएट होती है या पंप फंक्शन डिटोरिएट होता है तो आपको हार्ट फेलियर की कन्वेंशनल मेडिसिन देनी है, और अगर ज़रूरत हो और कंडीशन बहुत बिगड़ जाए तो पेसमेकर लगता है। ठीक है, आते हैं इसके ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट हमेशा ज़रूरत हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आइसोलेटेड बंडल ब्रांच ब्लॉक है और हार्ट का पंप फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है तो कोई ज़रूरत नहीं है ट्रीटमेंट की। अगर हार्ट का साथ में कोई होल वगैरह है या कोई कंडक्शन एब्नॉर्मलिटी के साथ हार्ट में कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट है तो उसको आपको ट्रीटमेंट करना है। ये अपने आप डिटोरिएट करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा हाँ, उम्र के साथ जब कंडक्शन फैसिकल स्लो हो जाते हैं तो ऐसे लोग को कंडक्शन ब्लॉक्स डेवलप होने का चांस या हृदय गति बहुत कम होने का चांस ज़्यादा तो है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी का उम्र के साथ हार्ट कंडक्शन सिस्टम फेल हो ही जाए और हर आदमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सबको ही पेसमेकर लगेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डेफिनेटली इनका प्रॉब्लम होने का चांस थोड़ा ज़्यादा तो है, पर कंपलसरी है ऐसा नहीं है। मेडिसिन से ये इम्प्रूव नहीं होता, ऐसी कोई खास मेडिसिन नहीं आती है कि जिससे वो इम्प्रूव
हो ही जाएगा और इसमें मेडिसिन का बहुत ज़्यादा परफेक्ट कोई रोल नहीं है। इसलिए मेडिसिन लेनी ज़रूर है अगर साथ में हार्ट फेलियर, पर कंपल्सरीली इसका कोई रोल बहुत ज़्यादा नहीं है। कंडक्शन सिस्टम को सुधारने की मेडिसिन ज़्यादा नहीं आती है। नेक्स्ट बात करेंगे डाइट का क्या रोल है इसमें। डेफिनेटली डाइट का इसमें कोई रोल नहीं है। आप कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, इसमें कंडक्शन सिस्टम को अफेक्ट करने में इसका कोई रोल नहीं है। हाँ, साथ में अगर हार्ट फेलियर है या नलियों के ब्लॉकेज है तो उसका आपको अलग से ट्रीटमेंट करना है, वो अलग से ज़रूरी है। पर अगर कोई साथ में सिर्फ कंडक्शन ब्लॉक के हिसाब से डाइट हमें पूछेगा तो उसके लिए कोई डाइट का प्रिकॉशन नहीं आता, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज का क्या रोल है। एक्सरसाइज का भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं। एक्सरसाइज करने से कंडक्शन सिस्टम थोड़ा इंप्रूव होता है। एक कंट्रोवर्शियल इशू है कि जिन लोग को एक्सरसाइज इंड्यूस कंडक्शन ब्लॉक्स हैं, यानी ट्रेडमिल पर अगर कंडक्शन ब्लॉक्स आ रहे हैं, वैसे लोग को एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं। वैसे लोग को अगर चक्कर वगैरह नहीं आ रहे, प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं हो रही है तो डेफिनेटली एक्सरसाइज कर सकते हैं और ये फिनोमेना काफ़ी रेयर है, इसलिए इसके इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर ज़्यादातर लोगों को एक्सरसाइज करने से बहुत फ़ायदा भी नहीं होगा, बहुत नुकसान भी नहीं होगा तो भी थोड़ा फ़ायदा ही होगा। तो इसलिए एक्सरसाइज करने का कोई मना ही नहीं है। एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ट्राई करके देख सकते हैं, इसमें कोई बुरा ही नहीं है। अगर चक्कर वगैरह नहीं आ रहे हैं तो इसमें किया जा सकता है। कमेंडल ब्रांच ब्लॉक का अपने आप में बहुत ज़्यादा कोई सिम्टम्स नहीं होता, इसलिए इसको डिटेक्ट करना कई बार मुश्किल भी होता है। कई बार क्या होता है, आप रूटीनली ईसीजी करते हैं तब पता चलता है, कई बार जन्म से कंडक्शन ब्लॉक हो व्यक्ति को और 50-60 साल में पता चले, वैसा भी हो सकता है। इसका अपने आप में कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं होता, इसलिए इसके लिए उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये डिटेक्ट हो कई बार ईसीजी या इस पर ही पता चलता है, आपको सिम्टम्स के हिसाब से पता चल जाएगा, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसके लॉन्ग टर्म रिस्क, जैसा कि मैंने कहा, इसकी वजह से कुछ बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता। कोई दूसरा हार्ट अटैक आ गया या दूसरा इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो थोड़ा रिस्क हो सकता है, पर अदरवाइज इसकी वजह से कोई मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए वैसे ज़रूरी नहीं है। कभी कभार कंडीशन बिगड़ जाए तो उसकी वजह से फ्यूचर में पेसमेकर की ज़रूरत पड़ सकती है। जब सारा कंडक्शन सिस्टम फेल हो जाए या मल्टीपल फैसिकल्स डैमेज हो जाए या ओवरऑल हार्ट का कंडक्शन सिस्टम ही स्लो हो जाए, वैसे लोगों को डिटेक्ट करके पेसमेकर किया जा सकता है। प्रोफाइलैक्टिकली जब तक पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं हो या कभी हार्ट फेलियर ना हुआ हो, कभी कोई चक्कर नहीं आया हो, कभी सिनकपी नहीं हुई हो, पहले से ही पेसमेकर लगाने का बहुत फ़ायदा नहीं है, अनलेस पेशेंट का हार्ट पंप फंक्शन बहुत ज़्यादा खराब है। वैसे केस में आप सीआरटी डिवाइस लगा सकते हो। एलबीबीवी मॉर्फोलॉजी में सीआरटी डिवाइस यूज़ करके पेशेंट का पंप फंक्शन सुधार सकते हैं। आरबीबीवी मॉर्फोलॉजी में सीआरटी का उतना रोल नहीं है। सीआरटी डिवाइस के बारे में आप सेपरेट मैंने एक टॉपिक किया, उसमें आप देख सकते हैं उसके बारे में डिटेल्स, वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। पर सीआरटी डिवाइस अगर एलबी मॉर्फोलॉजी की वजह से हार्ट फेलियर हो तो उसमें कंडक्शन को इम्प्रोवाइज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। आरबी मॉर्फोलॉजी में सीआरटी का भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, पंप फंक्शन को वो उतना नहीं सुधार पाता, हालांकि किया तो जा सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कोई मेडिसिन वगैरह नहीं आती। ये सभी चीज़ों का डिफ्रेंसिएशन बेसिक ईसीजी पर ही होता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी की शक्ल देख के या किसी को स्टेथो से ऑस्कल्टेट करके या नाड़ी देखकर, पल्स देखकर आप बता दोगे इसको राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। सबका डायग्नोसिस ईसीजी पर ही ज़्यादातर होता है। इस टॉपिक के माध्यम से मैंने डिस्कस करने की कोशिश की कि बेसिकली बंडल ब्रांच ब्लॉक क्या होते हैं, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं और उनको कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं। आई होप कि जो लोग इस बारे में हमें क्वेश्चंस क्वेरीज लिख रहे थे उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें बताएं, हम डेफिनेटली उन्हें आंसर करने का कोशिश करेंगे। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आप डॉक्टर्स और अपने फ्रेंड्स पर आपको डिपेंडेंट ना रहना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे, ताकि आप उसको बेटर वे में यूज़ कर सकें, बेटर अपने पेशेंट को मैनेज कर सकें, उनकी लाइफ को बेटर बना सकें, बीमारी को बेटर समझ सकें, डॉक्टर के साथ बेटर डिस्कस कर सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए, हम उन्हें आंसर करने का प्रयास करेंगे। और कोई टॉपिक्स अगर सजेशंस हैं आपके उस बारे में तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उन्हें भी आंसर करने का या नेट वीडियोस बनाने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा। डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग को ये इंग्लिश में ही कंटेंट देख रहे हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश का हमारा नया जो चैनल हमने स्टार्ट किया उसे सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं।